स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय मनोरमा पे। मैं हूं मनोरमा चौधरी और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसके अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स है। इसके अंदर जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो दो टाइप का है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल के अंदर हमने बात की थी कि दो फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, एक सिस फॉर्म होती है, एक ट्रांस फॉर्म होती है। और इसके अंदर दो फॉर्म होती है, एक सिस होती है और एक कौन सी होती है, ट्रांस होती है। ठीक है। और इसके अंदर दूसरी चीज हमने ये देखी थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर सिर्फ DsP2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस देता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर ऑक्टाहेड्रल या sp3d2 या फिर बोल सकते हैं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला जो भी कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। और इसके कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स बनते हैं ये आपको समझाया था लास्ट क्लास के अंदर। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं पोलर आइसोमेरिज्म। देखिए आइसोमेरिज्म या फिर इसको बोल सकते हैं पोलर आइसोमेरिज्म। क्लियर है। देखिए अब इसके अंदर क्या होगा, ये एक आइसोमेरिज्म है जिसके अंदर वही चीज है, केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा या फिर उसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बोले तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी है, ये डिफरेंट डिफरेंट होगी। लेकिन एक पर्टिकुलर क्या डिफरेंस है जो स्टीरियो आइसोमेर ज्योमेट्रिकल के अंदर और ऑप्टिकल के अंदर जो मेजर डिफरेंस है उसको समझिए आप। देखो ऑप्टिक का मतलब क्या होता है, ऑप्टिक आपके फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। ऑप्टिक ऑप्टिक एक लाइट के लिए यूज किया जाता है। ऑप्टिक लाइट किसके लिए, एक पर्टिकुलर लाइट के लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे ऑप्टिक लाइट्स। ठीक है। ऑप्टिक लाइट्स के अंदर एक्चुअल में क्या होता है कि लाइट, ऑप्टिक बोले तो लाइट या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं उजाला, है ना। क्लियर है। अब बोलोगे कि मैम लाइट को उजाला ही है, लाइट तो उजाला ही देती है। तो देखिए इसके अंदर देखिए मान लीजिए कोई दो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है, ठीक है, और ये एक कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है ए और दूसरा है कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड बी मान लीजिए। ठीक है। जिन दोनों का केमिकल फॉर्मूला क्या है, सेम। केमिकल या फिर हम बोल सकते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। तो फिर क्या डिफरेंस है, देखिए ये जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, मतलब केमिकल, जितने भी केमिकल कंपोनेंट्स बोलो या फिर कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स, हम यहाँ कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं तो स्पेशली यहाँ किसकी बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात। ये लाइट है तो ये जो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स है जिनका केमिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये अलग अलग लाइट के प्रति अलग अलग व्यवहार रखेगी। ये क्या बात हुई, ये कैसे होगा कि कोऑर्डिनेटेड केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन ऑप्टिक बोले तो लाइट के प्रति इनका बिहेवियर जो होगा, इन कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स का बिहेवियर होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। और वो कैसे होगा, देखिए समझिए आप लोग कि पहली चीज तो है ऑप्टिक लाइट बोलेंगे किसको, ऑप्टिक तो हमने बता दिया कि ऑप्टिक मतलब उजाला। तो फिर क्या ये जो ऑर्डिनरी लाइट है, जो अपने चारों ओर जो भी लाइट है, उस लाइट में और ऑप्टिक लाइट में डिफरेंस क्या होता है। देखिए डिफरेंस ये होता है कि जो ऑर्डिनरी लाइट्स होती है, कौन सी ऑर्डिनरी लाइट्स जो होती है, उसका क्या होगा कि वो ऑर्डिनरी लाइट जो होती है वो सारे डायरेक्शन के अंदर स्कैटर्ड होती है, सारे डायरेक्शन के अंदर ऐसे फैली हुई होती है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। क्लियर है। अब ये ऑर्डिनरी लाइट है एक। देखो ये जो ऑप्टिक आइसोमेरिज्म वाला है ना बच्चों, ये आपके जो सेकंड बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उसका फर्स्ट लेसन है, सेकंड बुक का फर्स्ट लेसन, उसके अंदर भी ऑप्टिक आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। यहाँ अच्छे से समझ लीजिए ताकि उसमें कोई दिक्कत नहीं आए, सेम ही चीज है, सेम ही कंडीशन, बस यहाँ कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड दे दिया तो उसका थोड़ा सा चेंज होगा, अदरवाइज उसमें
और इसमें कोई फर्क नहीं है। आप एक चीज को समझ लो ताकि दूसरी चीजें बहुत इजी हो जाए। क्लियर है? अब देखिए ये कौन सी लाइट है, ये ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट का मतलब है कि ये सारे डायरेक्शन के अंदर फैली रहेगी, स्कटर्ड रहेगी। अब इसमें क्या करते हैं, एक हम यहाँ पे रखते हैं निकोल प्रिज्म। कौन सा प्रिज्म? निकोल प्रिज्म। प्रिज्म, इस निकोल प्रिज्म में से क्या करते हैं, इस ऑर्डिनरी लाइट को क्या करते हैं, यहाँ से पास करते हैं, और यहाँ से जैसे ही पास होगी, इसमें से जैसे ही पास आउट होगी निकोल प्रिज्म के अंदर, तो ये जो सारे डायरेक्शन के अंदर फैली हुई थी ना, अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर आ जाएगी। या तो वो सारी लाइट्स अपवर्ड आ जाएगी, या फिर सारी लाइट क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर होगी, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी। कहने का मतलब है अब सारी लाइट की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, और उसी लाइट को क्या बोला जाता है बच्चों, ऑप्टिक लाइट्स। क्या? ऑप्टिक लाइट। या फिर इसको हम बोल सकते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोल सकते हैं इसको? बोल सकते हैं प्लेन पोलराइज्ड, पोलराइज्ड लाइट। और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को शॉर्ट में बोलते हैं पीपीएल। क्या बोला जाता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोले तो पीपीएल, क्योंकि पीपीएल बोले ऑप्टिक लाइट्स होती है, क्योंकि ऑप्टिक बोले तो पोलर, तो इसको प्लेन, प्लेन बोले तो एक ही प्लेन के अंदर है, या तो अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है। ये ऑप्टिक लाइट्स होती है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर होती है, ऐसे नहीं कि सारी डायरेक्शन में फैली हुई होती। कहने का मतलब है अपने चारों तरफ जो भी लाइट्स है, यदि उसको एक पर्टिकुलर निकोल प्रिज्म में से पास आउट किया जाता है, तो ये क्या करेगा, सारी लाइट को अपनी इसमें अपनी औकात में लेकर आ जाएगा कि भाई इधर उधर नहीं घूमने का, या तो अप या डाउन। इसको बोला जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट या ऑप्टिक लाइट्स। अब देखिए, अब इस ऑप्टिक लाइट को यदि पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन में से पास आउट किया जाता है, किस में से? एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में से पास आउट किया जाता है। यही तो बोला कि ऑप्टिक का मतलब है लाइट, और ये लाइट जो होगी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मैंने लिख दिया यहाँ पे सॉल्यूशन ए, या कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड। कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो ये कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड ए ले लिया। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में से या पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड में से पास करेंगे, और यदि इस सॉल्यूशन का इस लाइट के प्रति क्या बिहेवियर है, कहने का मतलब है ये लाइट को दो तरह से घुमा सकता है। यदि ये जो सॉल्यूशन है, यदि आने वाली लाइट को बोले तो ऑप्टिक लाइट को यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कौन सी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज, यदि इसको क्लॉकवाइज घुमाता है तो इसको बोला जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं D+। ये याद रखना, यदि प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी सॉल्यूशन में से पास आउट किया जाता है, तो वो सॉल्यूशन क्या उस पीपीएल लाइट को या प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाती है? यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाती है तो उसको बोला जाता है बच्चों डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और यदि यही प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कोई सी भी हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, और यदि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मान लीजिए मैंने सॉल्यूशन ले लिया बी, कौन सा ले लिया, कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड क्या ले लिया, बी ले लिया, और इसके सॉल्यूशन में से इस लाइट को पास किया, और सपोज कीजिए ये सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिक लाइट को या प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यदि एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये घड़ी की दिशा में, दिशा के विपरीत है, घड़ी यूं घूमती और ये कैसे घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्या बोला जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, और इसको एक पर्टिकुलर एक वर्ड बोला गया है लेवो रोटेटरी। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है L, और ये भी माइनस। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऑप्टिक लाइट्स क्या होती है, कि ऑप्टिक लाइट्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक लाइट होती है, उसको ऑप्टिक लाइट कहा गया है। और यदि उस लाइट को एक सॉल्यूशन जिसका इन दोनों का केमिकल फॉर्मूला क्या है, सेम है,
केमिकल फॉर्मूला या मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनका इनका जो बिहेवियर है, इनका जो बिहेवियर है किसके प्रति, ऑप्टिक लाइट के प्रति इनका जो बिहेवियर है, कहने का मतलब है ऑप्टिक जो लाइट को ये सॉल्यूशन क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट को घुमा रहा है या फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहा है। यदि क्लॉकवाइज के अंदर घुमा रहा है तो इसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसको ब्रैकेट ऐसे भी लिख सकते हैं डी प्लस, दैट मीन्स यह है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्लियर है। और यदि इस ऑप्टिक लाइट को ये सॉल्यूशन, ये ऑप्टिक लाइट है वो इस सॉल्यूशन के अंदर पास आउट होती है, और पास आउट होके यदि इसकी डायरेक्शन को क्या कर दे, इसको एंटी, सबको एंटी क्लॉकवाइज कर दे, और एंटी क्लॉकवाइज कर दे उसको बोलेंगे लिवोरोटरी, या फिर इसको एल माइनस भी बोला जाता है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि लाइट के प्रति बिहेवियर को ही क्या बोला गया है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट आगे अपन करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, इसकी क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है इसकी, कौन क्या क्या कंडीशन है कि ये पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल इनएक्टिव है। देखो कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पे ध्यान रखने पड़ेंगे। देखो यहाँ एक वर्ड आएगा कि मिरर इमेज, क्या बोलेंगे, मिरर इमेज। ये क्या होता है, अपने आप को आईने में देखना। ठीक है, अब कैसे आईना, अब देखिए इधर, अब आपको मिरर इमेज क्या होता है, सुपर इम्पोज क्या होता है, और जो सुपर इम्पोज होना चाहिए या सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए, क्या उसके अंदर सिमेट्री लगेगी या सिमेट्री नहीं लगेगी, ये सारी क्या कहानी है आपको अभी समझाते हैं। देखिए मिरर इमेज का मतलब क्या है, मान लीजिए ये ए लिया और इस ए को सामने किसको खड़ा कर दिया भैया, कांच को, बोले तो मिरर को। जब आप इसको ए को, मैंने एक नॉर्मल आपको एबीसीडी का एक वर्ड बताया है कि इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, क्या वो सुपर इम्पोज होगा या नहीं होगा, क्या कंडीशन। देखिए ए को यदि कांच में देखेंगे तो आपको ए ही दिखेगा। क्लियर है। लेकिन यदि आपने बी को मिरर में देखा, ये आपको ऐसे बनाना जरूरी है भैया कि ये मिरर है, आपको बताया था 10th के अंदर ऐसा बताया कि ये मिरर के लिए ऐसे कि उसके अंदर पॉलिश कर रखी। इसका मतलब क्या है कि एक कांच है और उस कांच के पीछे क्या लगा दी, पॉलिश कर दी, दैट मीन्स वो क्या बन गया, आईना, वरना तो वो ग्लास बन जाता, आर पार दिखता, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अब देखिए ये बी लेके आए और बी को कांच के सामने रखा तो ये बी आपको ऐसे दिखेगा, बी आपको कैसे दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। और देखो सी को भी लेके आ जाते हैं हमारे, क्या पूरी एबीसीडी को मत लेके आना भैया, थोड़े इन चीजों से भी समझ जाना। तो ये सी कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ये इनके कांच के सामने हमने रखा और उसकी इमेज देखी, मिरर लगाया, ये कांच आईना, ये मिरर लगाया और उस मिरर के अंदर उस पर्टिकुलर की हमने क्या देखी, इमेज देखी। तो देखो ए के ऊपर यदि इसको, ये लेफ्ट हैंड वाला है, लेफ्ट हैंड को यदि राइट हैंड के ऊपर रखते हैं, इस ए को यदि इस ए के ऊपर रखेंगे तो ये पूरा ए एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाएगा ना। मतलब इसका देखो, इसको पकड़ के यदि इसके ऊपर रखना चाहूं तो ये पूरा ऐसे पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कौन रखा हुआ था, ए था या क्या था, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, अध्यारोपित करता है। यहाँ पे बोलेंगे सुपर इम्पोज, वहां वर्ड क्या करेंगे, यदि एक दूसरे पे बिल्कुल सटीक आ जाए, एक दूसरे पे क्या आ जाए, एक दूसरे पे पर्टिकुलर सेट हो जाए, है ना, मतलब इस ये जो लेफ्ट वाला है राइट हैंड के ऊपर आ जाए और नीचे वाला बिल्कुल छुप जाए, दैट मीन्स वो उसके सांचे में एकदम परफेक्ट बैठ गया, तो उसके लिए वर्ड बोलेंगे सुपर इम्पोज। क्या बोलेंगे, सुपर इम्पोज। और इसको बोलते हैं अध्यारोपित, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अध्यारोपित। कहने के मतलब है कि ये इसके ऊपर बिल्कुल फिट आ जाएगा। लेकिन यदि मैं बी को ऐसे उठा के यूं यूं रखना चाहूं तो बी तो ऐसे रखेगा ना, ये तो ऐसा आएगा बी तो, यदि इसको ऐसे पकड़ के, तो इसका मतलब जिधर इसका मुंह है, इसका किधर है, राइट हैंड साइड है ना, तो इसका मुंह इधर हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। क्या इसके ऊपर ये सुपर इम्पोज है, क्या अध्यारोपित है, नहीं है ना, तो इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोज। क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्या बोलेंगे इसको,
नॉन सुपर इम्पोजेबल। कहने का मतलब है कि ये इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं होगा, अध्यारोपित नहीं होगा। सुपर इम्पोज का मतलब है अध्यारोपित नहीं होगा। क्या सी को उठा के इस सी के ऊपर रखना चाहें तो इसका मुंह किधर है, इधर, तो ये तो राइट हैंड साइड है, जबकि इधर का इसका मुंह कहाँ है, इसका लेफ्ट हैंड साइड है। तो क्या इसके ऊपर इसको रखेंगे तो क्या बनेगा? ये तो देखो, इसको उठा के इसके ऊपर रखा जाए पर इसका तो मुंह इधर है और इसका मुंह इधर है, क्या ये पर्टिकुलर अपने सांचे के अंदर फिट होगा? क्या नहीं होगा ना। कहने का मतलब है ये भी कैसा है, ये भी सुपर इम्पोजेबल है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से इसका क्या लेना देना है? तो देखिए बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर ये बोला है जो भी अपन इनकी मिरर इमेज बनाएंगे, जो भी अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उन सब की मिरर इमेज बनाएंगे, उनको कांच में दिखाएंगे कि आईना देख, और वो आईना ऐसा दिखाना है कि हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दे, है ना। तो उसके लिए वर्ड बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव या फिर ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो देखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि जो मिरर, इसकी मिरर इमेज बननी चाहिए, ये एक दूसरे की मिरर इमेज बननी चाहिए, लेकिन एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल नहीं होना चाहिए। मतलब मिरर इमेज हो, एक दूसरे की मिरर, इसके यदि इसको कांच में देखे तो इसकी इमेज बननी चाहिए। कहने का मतलब है आपने बी देखा और यदि कांच के अंदर सी दिखा तो क्या ये इसकी इमेज है क्या? मतलब आप कांच के सामने गए और आपकी फोटो ना दिखकर किसी और की फोटो दिख रही है, दैट मीन्स आपकी इमेज नहीं बन रही है ना मिरर के अंदर। तो इसके अंदर ये बोला मिरर इमेज होना चाहिए, मतलब ये सी नहीं लेकिन ये बी, इस तरह से मिरर इमेज बनना चाहिए, लेकिन सुपर इम्पोजेबल नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। क्लियर है कि फर्स्ट कंडीशन है एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए, लेकिन एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। या तो ऐसे याद कर लो कि सुपर इम्पोजेबल नहीं होना चाहिए, या फिर डायरेक्टली लिख दो नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्लियर है? यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है वो उस पर अध्यारोपित नहीं हो रहा, वो उस पर पूरी तरह से सेट नहीं हो रहा। वो आजकल बच्चों के खिलौने आते हैं ना कि उसके अंदर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाता है, वो एक पर्टिकुलर एक शेप होता है, उसके अंदर वो दूसरा शेप आता है। तो इसका कहने का मतलब है इस पर्टिकुलर ए को यदि इसके ऊपर रखेंगे तो ये दब जाएगा ना, ये छुप जाएगा, लेकिन इस बी को यदि इस बी के ऊपर रखेंगे तो ये नहीं छुपेगा, ये अपनी अलग ज्योमेट्री दिखाएगा, ये अपनी अलग ज्योमेट्री दिखाएगा। दैट मीन्स लेफ्ट वाला राइट में दिखने लग जाएगा और लेफ्ट राइट वाला लेफ्ट में दिखने लग जाएगा। दैट मीन्स ये क्या हुआ कि ये है नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो फर्स्ट कंडीशन है कि वो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज होने चाहिए लेकिन एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेब नहीं होना चाहिए, वो ही क्या देंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं उन कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स को, उनको कांच दिखाते हैं, उनको मिरर के अंदर उनकी शक्ल बताते हैं कि भैया तुम कैसे दिखते हो, ठीक है। उनको खुद को भी तो पता होना चाहिए। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट कंडीशन है भैया। क्या है कि वो एसिमेट्रिकल होना चाहिए। कैसा? एसिमेट्रिकल होना चाहिए, सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए। एसिमेट्रिकल कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स क्या देंगे आपको? ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। कहने का मतलब है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा। अब देखिए, एक वर्ड यहाँ आएगा कायरल। क्या आएगा है? इसको याद रखना। देखो, ऑर्गेनिक के अंदर कायरल कार्बन आता है। क्या आता है? कायरल कार्बन। और यहाँ पे आएगा कि एक, यहाँ पे तो क्या कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है, ये मेटल है और ये लिगेंड है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो यहाँ ये कह रहा है कायरल किसको बोला है कि इस मेटल से जितने भी लिगेंड्स जुड़े हुए हैं ना, मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर सारे लिगेंड क्या हो? डिफरेंट, ए बी सी डी ई एफ, सारे डिफरेंट हो। कहने का मतलब है उस मेटल से जितने भी लिगेंड्स जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए। एक भी सेम हो गया, मान लीजिए ये मैंने ये लिख दिया, ये बी,
तो एक सेम, दो सेम हो गए ना, दो सेम हुआ, दैट मीन्स क्या होगा, वो कायरल नहीं होगा, वो एक कायरल होगा। तो ये यही कहना चाहता है कि सारे के सारे वहां पे वही देंगे जो कायरल रखेगा, कायरलिटी दिखाएगा, ठीक है। और उधर ऑर्गेनिक के अंदर कार्बन की बात करेगा, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। दैट मीन्स यदि ये चारों एटम डिफरेंट डिफरेंट हो, कार्बन के चारों ओर जितने भी एटम्स लगे हुए हैं, जो भी लगा हुआ है वो डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, तभी कायरल बोला गया। तो कायरल यहाँ पे तो अपन कार्बन की बात नहीं करेंगे, या तो मेटल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो कहेंगे कि इस मेटल के चारों तरफ जितने भी लिगेंड्स लगे हुए, चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का हो चाहे 6 का हो, वो सारे के सारे डिफरेंट होना चाहिए, तब उसको कायरल वर्ड यूज किया जाएगा। अब देखिए एक चीज है यहाँ पे, किलेट लिगेंड, क्या बोलेंगे इसको, किलेट, जिसको कहीं पे प्रोनाउंस चिलेट भी बोला जाता है। क्या है किलेट, इसको हिंदी में ऐसे चिलेट बोला जाता है इंग्लिश में, या कभी किलेट भी बोला जाता है, किलेट। बोले किलेट कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं, देखो बाइडेंटेड लिगेंड्स, जितने भी बाइडेंटेड लिगेंड होता है वो सारे क्या होते हैं, किलेट का फॉर्मेशन करता है, एक रिंग का फॉर्मेशन करता है। बाइडेंटेड के अंदर बताया था कि ईएन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ईएन। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पर्टिकुलर क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, और मोनोडेंटेड लिगेंड्स कभी भी किलेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर कुछ वर्ड्स है, उसको आपको एसिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है, और किलेट वाले होने चाहिए। और तीसरी चीज है कि भैया प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या बोलेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए। क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए। कैसे, मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, इसको समझिए आप, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया NiCl Cl NH3, और ये मैंने बना दिया NH3। क्लियर है। प्लेन का मतलब है उसको काटना, आपको कल भी बताया था, प्लेन का मतलब है उसको ऐसे टुकड़े करो कि बराबर भागों में डिवाइड हो जाए। मान लीजिए मैंने यहाँ से सिमेट्री लगाई, बोले तो प्लेन लगाया, बोले तो एक तलवार से, ये चाकू से मैंने इसको काट दिया। अब देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी क्लोरीन है, इसके राइट हैंड साइड में भी क्लोरीन है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में NH3 है, उसके राइट हैंड साइड में भी NH3 है। कहने का मतलब इसमें प्लेन लग रहा है क्या, हाँ प्लेन लग रहा है। तो ये कह रहा है कि जिसमें प्लेन लगता है ना वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देता है। कहने का मतलब है प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए। यहाँ तो प्रेजेंट है प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है, इसको बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। तो ऐसा अपने को कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड नहीं लेना है जिसके अंदर प्लेन लगाया और बराबर नंबर ऑफ में एटम्स मिले, तो वो कभी भी आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। इसको चीज को क्लियर रखना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए, ना कि प्रेजेंट। आपको यहाँ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है बच्चों। मिरर इमेज होना चाहिए लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। और इसी को क्या बोला गया है, इसी को बोला गया है बच्चों इनएंशियोमर। इसी को क्या बोला गया है, इनएंशियोमर। यो के चक्कर है भाई। देखो इनएंशियोमर और डायस्टीरियोमर, आपको कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो एक दूसरे की मिरर इमेज होता है लेकिन नॉन सुपर इम्पोज होता है, मतलब एक दूसरे पर उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, अध्यारोपित नहीं होती है, वो इनएंशियोमर कहलाता है। अब देखो तो फिर दो चीज है, देखो एक तो है इनएंशियोमर और सेकंड है डायस्टीरियोमर। देखो इनएंशियोमर क्या कहता है कि मिरर इमेज होनी चाहिए, क्या बोला कि मिरर इमेज बननी चाहिए, दर्पण प्रतिबिंब बनना चाहिए, ठीक है। दूसरी है वो सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब अध्यारोपित, सुपर इम्पोजेबल, इम्पोजेबल नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन। मिरर इमेज तो होना चाहिए लेकिन सुपर इम्पोजेबल नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। अब डायस्टीरियोमर क्या कहता है, ये कहता है भैया
मिरर इमेज बोला नहीं होनी चाहिए, कोई मतलब नहीं है, तू कैसा बन रहा है, तेरी शक्ल कैसी है, मेरी शक्ल कैसे, मुझे कोई मतलब नहीं। ना तो डायस्टेरियोमर उसको कहा जाता है जो मिरर इमेज भी नहीं होते और सुपर इम्पोज भी नहीं होते, कोई लेना देना नहीं है, सुपर इम्पोज भी नहीं होते, उसको बोला जाता है डायस्टेरियोमर। कहने का मतलब है तुझसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना तो मैं मेरी शक्ल तुझे बताऊंगा ना तेरी शक्ल मुझे बताना, बस कहानी खत्म। इसको कोई लेना देना नहीं, ना तो ये मिरर इमेज बनाएगा, ना तो दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा, और ना एक जब दर्पण प्रतिबिंब ही नहीं बनाएगा तो सुपर इम्पोज कैसे होगा। सुपर इम्पोज होने के लिए क्या होना चाहिए, एक जैसे कंपाउंड्स, जैसा राइट में दिख रहा है वैसा लेफ्ट में भी तो दिखना चाहिए। जब इमेज ही नहीं बन रही है तो वो सुपर इम्पोज कहाँ से होगा। तो डायस्टेरियोमर उसका कहा गया है जिसकी मिरर इमेज नहीं हो, सुपर इम्पोज भी नहीं हो, उसको डायस्टेरियोमर कहा गया है। इनैंशियोमर ये है जो मिरर इमेज होते हैं लेकिन सुपर इम्पोज नहीं होता है, दैट मीन्स वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है। क्लियर है। और किलेट कंपाउंड बाइडेंटेड लिगेंड देता है, और ये पर्टिकुलर कहाँ एसिमेट्रिकल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर होता है। अब आगे देखिए, इसको समझिए, आप इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा ना, वो देगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जो कंपोनेंट है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले प्रॉपर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर फिर 4 वाले, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर कुछ इश्यूज है, उसको आपको ध्यान में रखना है कि ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कब देते हैं, जब एसिमेट्रिक हो, पहला तो एसिमेट्रिक हो, दूसरा बाइडेंटेड हो। ये दोनों कंडीशन यदि होगी, बाइडेंटेड होगा तो ही आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी, अदरवाइज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगी। ये स्पेशल केस वाले हैं बच्चों, सारे में नहीं मिलेगी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर मिलेगी और अपन इसके एग्जांपल्स करेंगे। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आउट करेंगे सॉल्यूशन में से, तो वो सॉल्यूशन क्लॉकवाइज, ये सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो क्या वर्ड यूज करेंगे, डेक्स्ट्रो। और यदि इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसको क्या वर्ड यूज करेंगे, लीवो। या डी प्लस की फॉर्म में होगा, ये एल माइनस की फॉर्म में होगा। ये इस तरह का रिप्रेजेंटेशन है। ये आप मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए। आपको बताया था ना, बीच में से यदि कट करें और लेफ्ट और राइट हैंड साइड बराबर नंबर ऑफ के एटम मिल रहे हैं, वो कभी भी आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। तो ये 5 पॉइंट को आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर ध्यान रखना है। अब इसके कुछ अपन एग्जांपल्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अपन बात करते हैं, ठीक है। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर सबसे पहले मैं ये ले लूँ क्या, बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। अब देखिए, और सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है ना, तो वो अपन किसका ले लें, ए किसको बोला गया बच्चों, मोस्ट फेमस कॉमन बाइडेंटेड लिगेंड है ईएल, ठीक है। मैंने लिया, ले लिया, इसको थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है। ये सेंट्रल मेटल एटम है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी। क्लियर है। अब हमने क्या किया, ईएन है, यहाँ पे ईएन लगा दो, कितने हैं, 3, ये कॉर्नर कंप्लीट, ये कंप्लीट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ईएन हो जाएगा। अब देखो ईएन आपको कितने मिल गए, 3। अब हमने क्या किया, इस कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड को क्या बोला बच्चों, इसकी हमने क्या बना दी, मिरर इमेज बना दी। देखिए जब कभी भी मिरर इमेज बनाते हो ना, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में दिखता है ना उसको राइट हैंड साइड कर दो, जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है उसको लेफ्ट हैंड साइड में कर दो, आपको मिरर इमेज एकदम आपकी एग्जैक्ट बन जाएगी। अब देखिए इधर आपको समझाते हैं इसके अंदर, पहले तो आपको ये ढांचा तो सेम ही करना ना, ये मेटल 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर। अब देखो, अब इसका ये वाला है वो कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको उधर पटको, इसको राइट, जो लेफ्ट में दिख रहा है उसको राइट में कर दो, कर दी। अब इसको ये किधर दिख रहा है, ये राइट में दिख रहा है ना,
ये देखो ये राइट हैंड है, ये राइट में दिख रहा है, इसको कहाँ कर दो, इसको लेफ्ट हैंड में कर दो, इधर कर दो। अब देखो ये इसकी मिरर इमेज है, क्लियर है। अब देखो यदि मैं इसको उठा के इस कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड को इसके ऊपर रखना चाहूं तो क्या ये ईएन यहां आना चाहिए ना, और यदि ये यहां नहीं आया तो इसका मतलब क्या है कि ये मिरर इमेज तो बन रहा है, ये मिरर इमेज तो बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। इसकी इमेज तो ये बन गई, मिरर के सामने इसकी इमेज तो बन गई। क्या इस कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड को लेफ्ट वाला, ये देखो ये ईएन लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में यदि इसको इसके ऊपर रखा जाए तो क्या लेफ्ट हैंड साइड में कोई मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। क्या इसके ऊपर ये अध्यारोपित होगा, सुपर इम्पोज होगा, नहीं होगा ना। कहने का मतलब लेफ्ट वाला लेफ्ट हैंड साइड दिखे, राइट वाला यदि राइट हैंड साइड दिखे, उसको कहेंगे कि वो सुपर इम्पोज है। ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है, सुपर इम्पोज है कि नहीं है, नहीं। इसको इसके ऊपर लेफ्ट वाले को लेफ्ट के ऊपर रखे, राइट वाले को राइट के ऊपर रखे, वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे, दैट मीन सुपर इम्पोज नहीं। तो यदि ये कंडीशन फुलफिल हो रही तो क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा, बिल्कुल देगा, 110% देगा। अब देखिए हमने शुरू में क्या किया, पहले वाले को हमेशा प्लस माना, सेकंड वाले को हमेशा माइनस माना, तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये कौन सा है बच्चों, ये है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्लियर है। और इसको मैंने कर दिया D++। और ये कौन सा हो गया बच्चों, ये हो गया लिवो रोटेटरी। और इसको मैंने क्या लिख दिया, मैंने देखो हमेशा पॉजिटिव को लेके ही चलना है, पहले पॉजिटिव वाला कर दिया फिर हमने नेगेटिव वाला कर दिया। पहले वाली जो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है उसको नाम दे दिया डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसकी जो मिरर इमेज है वो लिवो रोटेटरी। दैट मीन्स यदि डेक्स्ट्रो रोटेटरी की मिरर इमेज हमेशा क्या होगी बच्चों, लिवो रोटेटरी। इसको ध्यान रखना कि डेक्स्ट्रो की मिरर इमेज क्या होती है, तो आप बोलोगे डेक्स्ट्रो की मिरर इमेज होती है वो लिवो रोटेटरी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ये मत बोलना कि ये मैंने डी बनाया है ना, ये डी बनाया तो ये ऐसा बनना चाहिए, ये वाली कहानी नहीं कह रही हूँ। ये पर्टिकुलर एक वर्ड है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उसकी मिरर इमेज कौन है, लिवो रोटेटरी, मतलब प्लस की ये माइनस है, क्लियर है। ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, बिल्कुल। जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है वो कैसा है बच्चों, ये है क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज, आपको ध्यान रहना चाहिए। और ये कौन सा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। दैट मीन्स ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी की मिरर इमेज बनती है लिवो रोटेटरी। और ये आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर इस तरह की सिमेट्री रखने वाले ईएन वाले की, है ना, सिमेट्रिकल की, तो इस तरह की ये मिरर इमेज बनती है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए इसका एग्जाम्पल यदि हम करते हैं तो इसके अंदर क्या लिख दूं मैं, जैसे प्लेटिनम लिख दिया, 2 4 6, अब ये कर दूं प्लेटिनम, यहाँ पे क्या कर दूं, सबसे मोस्ट फेमस एग्जाम्पल सिमेट्रिकल का En2, और इसका मैं कर दूं Cl2, ठीक है। या कोई डाउट। अब देखो इसका अपन मिरर इमेज बनाते हैं। कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड कितने हो गए, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 2 4 और 2 6, तो 6 वाले का ऑक्टाहेड्रल, 1 2 3 4 5 6, ये बीच में कौन आ गया बच्चों, प्लेटिनम, क्लियर है। कितने ईएन है इसमें, ईएन है 2, ये कर दिया हमने ईएन। कितने क्लोरीन है, ये क्लोरीन कर दिया हमने 2। अब इसकी मिरर इमेज बनाएं क्या, बना दो, इसको कांच दिखाएं क्या कि कितना खूबसूरत लग रहा है, बनाते हैं। अब देखो लेफ्ट वाला आपको किधर करना है, राइट, और राइट वाला आपको किधर लिखना है, लेफ्ट में, वही उसकी मिरर इमेज है, आपको परफेक्ट इमेज मिल जाएगी। अब देखो ये किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको उधर पटको, लेफ्ट को राइट में कर दो, ये राइट हैंड है, इसके इधर क्लोरीन लिख दिया, ठीक है, ये आपको क्लियर है।
अब देखो ये कौन सी साइड है, ये राइट हैंड साइड है, इसको लेफ्ट हैंड साइड कर दो, कर दिया भैया, कर दिया। अब देखिए क्या क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन आ रहा है, इस कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड को यदि लेफ्ट वाले की साइड या क्लोरीन मिल रहे हैं क्या, नहीं ना, लेकिन इसकी इमेज तो बन रही है, मिरर इमेज बन रहा है, दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है, मिरर इमेज तो बन रही, बन रही। क्या ये सुपर इम्पोजेबल है क्या, यदि क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन आ रहा है क्या, इसको मैं पर्टिकुलर इसके ऊपर रखना चाहूं तो क्या लेफ्ट वाला लेफ्ट हैंड साइड मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है ना, और नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स वो कैसा होगा, वो होगा नॉन सुपर इम्पोजेबल या नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सॉरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा, बिल्कुल देगा। और ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये हो गई डी प्लस डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये कौन सी फॉर्म हो गई, लिवो रोटेटरी। और जो डी प्लस वाली फॉर्म है उसको क्या बोला गया है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, है ना। और ये कैसा हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है। तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी एक दूसरे की मिरर इमेज है बट एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल नहीं है, दैट मीन्स वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा। इसका आप एग्जाम्पल उतार लीजिए। देखो सीओ ईएन कितना बाइडेंटेड, दो, दो चार, दो छह। अब इसके देखो ज्योमेट्री बनाते हैं, कुछ भी नहीं, बहुत इजी है, आपको बस एक दो बार प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, ऑक्टाहेड्रल बना दो। सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट, बना दो कोबाल्ट। फिर कौन है, ईएन, कहीं चिपका दो, अपने को क्या फर्क पड़ रहा है, इधर लगा दो। NH3 कितना है, ईएन एक ही है, NH3 कितने, NH3 दो है, क्लोरीन कितने, दो है। अब इसकी मिरर इमेज बनाओ, ये कांच लगा दिया, ठीक है। अब इसकी इमेज देखो, आपको इसकी इमेज देखो, लेफ्ट वाला राइट हैंड में आएगा, पहले तो अपन इसकी सेंट्रल मेटल एटम तो वही रहेगा ना बच्चों, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड है, इसको किधर कर दो, इसको राइट हैंड साइड कर दो। और ये किधर है, ये राइट हैंड साइड है ना, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड कर दो। ये ईएन जिधर दिख रहा है ना, ईएन इधर दिखेगा, NH3 नीचे की तरफ है, यहाँ NH3 कर दो, यहाँ क्या कर दिया हमने, NH3 कर दिया। अब देखो ये एक दूसरे की मिरर इमेज बन रहा है ना, ये ऐसे देखो, ये अपना हाथ है, और इस हाथ को यदि मिरर के अंदर देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा। तो इसका मतलब है, ये देखिए आप, जो ये देखो ये किधर था, लेफ्ट हैंड साइड आ, जैसे इसको मिरर के अंदर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड। दैट मीन्स ये देखो ये क्लोरीन था इधर, और इसको जैसे मैंने इधर रखा तो क्लोरीन किधर आ गया, इधर। तो लेफ्ट हैंड वाला राइट हैंड में, राइट हैंड वाला लेफ्ट हैंड में, एकदम एग्जैक्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, डी प्लस डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये लिवो रोटेटरी है ना, और इसको लिखेंगे L माइनस, और ये कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। बस आपको और कुछ नहीं, ये ऐसे घुमाएगा आपको, कौन, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब समझ में आ गया ना, कि कोई कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है, मोलिकुलर फॉर्मूला इसका भी सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला इसका भी सेम है, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, केमिकल फॉर्मूला सेम है, ये मोलिकुलर फॉर्मूला और केमिकल फॉर्मूला दोनों का सेम है। लेकिन लाइट के प्रति, किसके प्रति, ऑप्टिक के प्रति, ऑप्टिक बोले तो लाइट के प्रति इनका जो बिहेवियर है ना, एक एक क्या करता है, ये कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है जो कैसा है, लिवो रोटेटरी है, और वो कैसा घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। यह बिहेवियर ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, कि जिसका केमिकल फॉर्मूला सेम, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, दोनों का सेम है, बट ये जो लाइट के प्रति इनका जो व्यवहार है, वो व्यवहार ही क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये कोई ज्यादा इतना हार्ड नहीं है बच्चों, थोड़ी सी चीजें समझोगे ना, बहुत इजी है। आपको मिरर इमेज देखनी आनी चाहिए, सुपर इम्पोज है नहीं है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं अपन,
देखिए, और नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का एग्जांपल देखिए, MAA2 और X2। क्लियर है? अब इसके अंदर मैंने ऐसे लिख दिया इसको कि M, ये मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम, ये मोस्ट बाइडेंटेड फेमस एग्जांपल En2, और इसको लिख दिया बच्चों Cl2। कितने हो गए? 4 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब इसके अंदर अपन करके देखते हैं, देखिए समझिए आप लोग। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बना दो डब्बा, कितने? 6। शेप कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल। ये मेटल, सेंट्रल मेटल एटम है। अब यहाँ पे अपने को En कितने दे रखे बच्चों? इसके अंदर En दे रखे हैं 2, ठीक है। अब कहीं लगा दो, इधर लगा दिया हमने En, एक इधर लगा दिया, दूसरा En हमने कहाँ लगा दिया? इधर लगा दिया। कितने क्लोरीन है? 2 है। ये क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन मैंने लगा दिया इधर। अब देखो इसकी क्या बनाएंगे? मिरर इमेज। और बस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर इसकी इमेज ही बनानी है भैया, और कुछ नहीं। अब देखो लेफ्ट वाला कांच में कैसे दिखेगा? राइट, और राइट वाला लेफ्ट। अपनी कहानी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो ये En किधर है? लेफ्ट हैंड साइड में ना, तो ये किधर आ जाएगा? राइट हैंड साइड में। कर दिए? अब ये देखो ये कहा? इसके जस्ट पास में है ना, तो ये इधर आ जाएगा। ये कहाँ था? राइट हैंड साइड, इधर लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। और ये बीच वाला क्लोरीन तो वैसे का वैसे ही रहेगा ना, चाहे इधर घुमाओ चाहे उधर घुमाओ, बीच वाला क्लोरीन तो इधर ही आएगा। और ये जो राइट हैंड वाला क्लोरीन है वो कहाँ आ जाएगा बच्चों? ये लेफ्ट हैंड में आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो इसकी मिरर इमेज बन रही है क्या? बिल्कुल बन रही है। मिरर इमेज है? हाँ मिरर इमेज है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको डेक्स्ट्रो बोल दो, D+ कर दो। ये इसकी मिरर इमेज है, तो ये कौन है? लिवो रोटेटरी। दैट मीन्स ये क्या है? क्लॉकवाइज। और ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? अब देखिए इधर मिरर इमेज है, सुपर इम्पोजेबल है क्या? यदि मैं इस क्लोरीन को उठा के इस कोऑर्डिनेटेड लेफ्ट वाले को लेफ्ट में मिल रहा है क्या? ये तो राइट हैंड में है, तो ये किधर है? ये लेफ्ट है। कहाँ? एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो ही नहीं रहा। दैट मीन्स ये कैसा होगा? ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा। ये कौन सी फॉर्म हो गई बच्चों? ये सिस फॉर्म हो गई। ये कौन सी फॉर्म हो गई? सिस फॉर्म हो गई। ये सिस फॉर्म का मिरर इमेज है। अब देखिए यदि मैं इसका क्या करूं बच्चों, इसका मैं यदि ट्रांस बना दूं, क्या बना दूं? सिस फॉर्म के अंदर ये स्पेशल आप एक नोट बना के लिख लेना कि सिस फॉर्म जो है ना वो हमेशा आपको क्या देगी? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगी। सिस फॉर्म आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगी। अब अपन ट्रांस का देखते हैं क्या ट्रांस देता है या नहीं देता। देखिए ये आपने सिस का मिरर इमेज बना ली ना, अब इसका ट्रांस बनाते हैं, इस कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड का ट्रांस देखते हैं। इसकी किसकी? अभी सिस फॉर्म बनाई ना उसकी। ये देखिए इसकी ट्रांसफॉर्म देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम कौन है? बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। En बना के ये कौन सा एग्जांपल? ये मेटल है, और सिमेट्रिकल में En को कर दो En2 और Cl2। अब इसका देखते हैं अपन, है ना। यहाँ पे क्लोरीन कर दो एक दूसरे के 180 पे, ये कौन हो जाएगा बच्चों? En। ये कौन हो जाएगा? En। और यदि इसकी क्या देखें अपन, इसकी मिरर इमेज देखें, देखो 1 2 3 4 5 6, ये मेटल। लेफ्ट हैंड वाला राइट हैंड में, इधर देखो लेफ्ट और राइट दोनों क्या है? सेम है, कोई दिक्कत नहीं। बीच वाला एज इट इज रहेगा। अब देखो ये ट्रांसफॉर्म है, कौन सी फॉर्म है बच्चों? ये ट्रांसफॉर्म। तो कहने का मतलब है कि ये इसके ट्रांसफॉर्म है, ये इसकी मिरर इमेज बन रही है क्या? बिल्कुल इमेज तो बन रही है, इसकी मिरर इमेज तो बन रही है। लेकिन देखो यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड को इसके लेफ्ट हैंड पे रखूं तो En पे आ जाएगा, ये En इस En पे आ जाएगा, ये क्लोरीन इस क्लोरीन पे आ जाएगा। कहने का मतलब मिरर इमेज है। हाँ भैया मिरर इमेज तो ये है। लेकिन क्या कंडीशन थी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की? वो सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। कहने का मतलब एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। पर ये तो सुपर इम्पोज है ना, इसको जैसे ही देखो क्लोरीन के ऐसे उठा के यहाँ रखा जाए तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में मिल रहा है, राइट वाला राइट में मिल रहा है, सेम ही तो है, कहानी तो सेम है। दैट मीन्स ये क्या है? सुपर इम्पोजेबल है। सुपर
इम्पोजेबल है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या है कि सुपर इम्पोजेबल जो होगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। हमेशा ध्यान रखना है कि ट्रांस कभी भी, ट्रांस ऑलवेज, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कभी नहीं देगा। ट्रांसफॉर्म आपको बिल्कुल याद रखना है, ट्रांसफॉर्म एक दूसरे की मिरर इमेज है लेकिन एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज भी है। कहानी कह रहा है सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए, ये सुपर इम्पोज हो गया भैया, सुपर इम्पोज हो गया, दैट मीन्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। क्लियर है? अब देखिए, दैट मीन्स जो ट्रांसफॉर्म है ना वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा ऑलवेज। ये याद कर लेना बच्चों, ये जड़ी बूटी है, ये समझ लेना। क्लियर है? अब देखो, यदि मैंने कोऑर्डिनेटेड नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर ए बी सी डी ई एफ 2 4 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर 6 के 6 क्या हो गए, डिफरेंट डिफरेंट हो गए, मतलब प्योर हेट्रोलेप्टिक हो गया, हेट्रोलेप्टिक। क्लियर है? हेट्रोलेप्टिक मतलब कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड के लिगेंड सारे के सारे क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट वाले का देखते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देता है क्या, इसका बनाते देखो। सेंट्रल मेटल एटम कौन है, जो भी दे रखा अपन कोई सा भी दो, अपने क्या फर्क पड़ना चाहिए। यहाँ मैं लिख दूं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है, और इसकी हमने क्या बनाई बच्चों, इसकी मिरर इमेज बनाई। आपको चीजें क्लियर हो जाना चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है भैया। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांस देखना आना चाहिए, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में उसकी मिरर इमेज बनानी आनी चाहिए, और कहानी खत्म, कोई टेंशन नहीं है अपने को। ठीक है? अब देखिए इधर इसकी मिरर इमेज बनाते हैं, कितने है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब देखो ए और बी तो सेम का सेम ही रहेगा ना बीच में, तो ये बन लिख दिया ए और ये डी। अब अपनी कहानी कहाँ है, लेफ्ट हैंड वाले की और राइट हैंड वाले की। तो लेफ्ट हैंड वालों को किधर लिखेंगे बच्चों, राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको कहाँ लिखेंगे, इधर एफ, ये क्या हो गया ई। क्लियर है? इधर कौन है, ये बी और ये सी। अब देखो इस कंपाउंड को उठा के इसके ऊपर रखें तो क्या एफ यहां आना चाहिए ना, पर नहीं आया, दैट मीन्स इसकी मिरर इमेज बनेगी। हाँ, मिरर इमेज तो ये बनेगा, मिरर इमेज बनेगा। क्या ये सुपर इम्पोजेबल है, इस एफ को, एफ के ऊपर एफ आ रहा है क्या, इसको जैसे उठा के लेफ्ट वाला लेफ्ट में आ रहा है क्या, राइट वाला राइट में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, दैट मीन्स ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, होगा, दैट मीन्स ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा, देगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा। एट प्योर हेट्रोलेप्टिक आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा, बस ये याद रखना, ट्रांस नहीं देगा। और यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर स्पेशली ध्यान रखना है कि वो एसिमेट्रिक होना चाहिए और बाइडेंटेड होना चाहिए, तब कोई केस बन सकता है, अदरवाइज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आप देख सकते हैं, ट्रांस का ध्यान रखना, क्लॉकवाइज ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज ध्यान रखना, डेक्स्ट्रो लिवो, एसिमेट्रिक कंपाउंड्स और प्लेन ऑफ सिमेट्री। इतनी सी कहानी है, तो आपको इसका शॉर्टकट और बता देती हूँ। देखो फर्स्ट चीज याद रखना, एसिमेट्रिक में देगा, ठीक है। दूसरा चीज है प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, लिवो रोटेटरी। और ये कैसा होगा, हमेशा क्लॉकवाइज, पहले वाले को क्लॉकवाइज कर देना, प्लस कर देना, फिर माइनस कर देना, ये कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट आपको ये ध्यान रखना, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, एसिमेट्रिक हो गया, ये चीज हो गई। और चौथी चीज याद रखना, ट्रांस कभी भी आपको ऑप्टिकली कैसे होंगे, इनएक्टिव हो गए, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। और
पांचवी चीज है कि मिरर इमेज बननी चाहिए, मिरर इमेज बननी चाहिए, बट सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए, या नो, बट सुपर इम्पोजेबल नहीं होना चाहिए। मिरर इमेज बननी चाहिए, बननी चाहिए तो, लेकिन सुपर इम्पोजेबल नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है आपका इसका पूरे का शॉर्ट। एसिमेट्रिक, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए, और इसका ये मिरर इमेज है ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और ये मिरर इमेज होनी होता है बट सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट के अंदर ये याद करना है आपको, सिक्स के अंदर याद रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले ही प्योरली आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देता है। फिर उसके बाद में 7 वाला कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर स्पेशल केस वाले ही देते हैं, जो क्या होना चाहिए, बाइडेंटेड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिक होना चाहिए, तब ही वो क्या देगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देना चाहिए। एक पीपीएल याद रखना, प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है, और प्लेन पोलराइज लाइट के ही ये तो दो भाग है, एक्सोरोटेटरी और लेबोरेटरी। तो आज आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो चुका है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा।